हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से क्लास 10th के विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले 2 क्लासेस ली थी, उसमें मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो आज मैं कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स लेके आया हूँ जो आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन होगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जब कोई 2 पदार्थ हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बनना है। जैसे कि उदाहरण में मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें आप अभी समीकरण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है Mg जब मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? एक नया प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना रहा है, जिसे बना है MgCl2 और साथ ही साथ क्या रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। तो ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपको जो लगे आसान वो भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2H2O मतलब पानी जब रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? H2 प्लस O2 मिलाएगा, ये भी नए प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें आगे अगर 1 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब उससे ज़्यादा नंबर में आ रहा है, थोड़ा सा 2 या 3 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है उभय प्रतिस्थापन या द्वैव विस्थापन अभिक्रिया। अगर यही ज़्यादा लॉन्ग में आ जाता है 5 नंबर में, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या करेंगे आप? संयोजन मतलब 2 मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया एक उत्पाद बना रहे हैं। जैसे कि ये इस पेज में देखिए आप, यहाँ पर ये है, ये देखिए ये वाला, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2HCl बना रहा है। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया? ये आपका उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या होगा? जब एक अभिकारक किसी 2 में टूट जाता है, वियोजन मतलब टूटना, तो उससे क्या बनेगा? कंपाउंड बन जाएगा दूसरा। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण यहाँ पर है, उदाहरण तीसरा, ये देखिए, ये है COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम ऊष्मा देंगे तो अपघटन हो जाएगा किसमें? COO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तीसरा इसमें क्या दे रखा है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे? इसमें प्रतिस्थापन मतलब जैसे कि ये ले लीजिए आप, उदाहरण के लिए ये वाला आयरन, इसको हम किससे दर्शाते हैं? Fe से। जब CuSO4 से कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है? FeSO4 प्लस कॉपर। तो क्या हुआ? देखिए, SO4 का विस्थापन हो गया ना, ये अब आयरन से आके मिल गया। अभी क्या बना दिया इसने? फेरस सल्फेट। तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपकी तीसरी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का। ठीक है, अब चौथा है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। देखिए शब्द देखिए क्या लिखा है? द्विविस्थापन मतलब 2 विस्थापन होंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पर विस्थापन होंगे। इसका उदाहरण देखिए आप, इसका उदाहरण देख लीजिए, ये वाला छठा वाला, ये सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम आयोडाइड से
रिएक्ट कर रहा है या अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है ये AgI और सिल्वर आयोडाइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखो I का विस्थापन हुआ है और नाइट्रेट का विस्थापन हो गया है। जब दो विस्थापन होंगे तो दो विस्थापन हो जाएगा, और जब केवल एक ही विस्थापन होगा जैसे कि यहाँ हुआ है, जब एक विस्थापन होगा तो उसे कहेंगे क्या, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आ गया। लॉन्ग आंसर आता है तो उसमें आप इन चारों के उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा वो। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसमें क्या दे रखा होगा, समीकरण दे रखी होंगी, तो आपको उसमें क्या करना है, उसको संतुलित करना है। जैसे पहला दे रखा है यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड, मरकरी मतलब Hg सॉरी, Hg किस में टूट रहा है ये किसका उदाहरण हो गया आपका, बताइए, गैस करिए। ये हो गया आपका ये हो गया वियोजन का। किसका उदाहरण हो गया, वियोजन का। तो मरकरी ऑक्साइड किस में टूट रहा है, ये मरकरी में और ऑक्सीजन पे। अब देखिए मरकरी ऑक्साइड को ये याद रखिएगा, मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा आपका HgO और Hg+O2। अब देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक मरकरी है, यहाँ पे दो मरकरी है। तो उसको आप संतुलित कैसे करेंगे, पहले तो आप ऑक्सीजन को संतुलित करिए। यहाँ दो कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे इधर भी बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस हो गया। अब मरकरी यहाँ पे दो आ रही हैं, तो उसको बैलेंस के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो लिख दीजिए। तो ये आपकी एक संतुलित समीकरण हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनना है, फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, आयरन लिखा है तो आयरन लिखिए। कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट को लिखते हैं हम CuSO4। ठीक है, इससे क्या बनना है, ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं था, इसको लिखना पड़ेगा SO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, प्लस कॉपर, कॉपर कैसे लिखते हैं, कैसे, इसमें देखिए SO4 यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी SO4 है, एक आयरन यहाँ पे, एक आयरन यहाँ पे, एक कॉपर यहाँ पे, एक और कॉपर यहाँ पे, तो ये आपकी संतुलित हो गई है। तीसरा प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, CO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ऊष्मा देंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, ऑक्सीजन के 3 है यहाँ पर, यहाँ पे एक और दो, तीन यहाँ पे हो गए, एक कैल्शियम यहाँ पे, एक कैल्शियम यहाँ पे। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण हो गई है। अब आते हैं चौथे पे। चौथा है, ये जितने भी रेड पेन से लिख रखे हैं ना, ये आपको भरने हैं। ठीक है, चौथा है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है H2+Cl2, ये आपको दे रखा है, आपको बताना क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब आपको इसमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, यहाँ पे कितना, केवल एक ही हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, तो ये आपकी संतुलित समीकरण हो गई है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, जिंक कार्बोनेट जब उसको हम ऊष्मा देंगे तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जिंक कार्बन, जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn करके, कार्बन हो गया CO3। आपको ये चीज़ केवल दे रखी है, आपको बताना है कि आगे क्या बनेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक जिंक है, एक जिंक यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो गई है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने उसको यूज़ कर लिया, बचा क्या, एक C और 2 ऑक्सीजन, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे CO2। देख लिए 3 ऑक्सीजन हो गए, एक कार्बन हो गया और एक जिंक हो गया, ये आपको अब संतुलित समीकरण हो गई है। ठीक है,
अब आइए छठे प्रश्न पे। छठा है सिल्वर नाइट्रेट जब किससे कर रहा है अभिक्रिया, सोडियम आयोडाइड से, तो क्या बनेगा। देखिए लिखिए, जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए। सिल्वर को कैसे लिखते हैं, Ag से। नाइट्रेट क्या हो गया, NO3, ये याद रखिएगा। नाइट्रेट NO3 से, कार्बोनेट CO3 से। ठीक है, सिल्वर लिखा है तो सिल्वर, आयोडाइड लिखा है तो आई बना देंगे, आयोडीन का। ठीक है, किससे अभिक्रिया कर रहा है ये सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, क्या बनेगा, ये आपको खाली स्थान था और क्या बना रखा था, NaNO3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल बैलेंस करना है। क्या क्या यूज़ हो गया है, सोडियम को हमने यूज़ कर लिया और नाइट्रेट को यूज़ कर लिया, बचा क्या, केवल Ag और आयोडाइड। तो ये आपका खाली रिक्त स्थान में आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सातवां प्रश्न, बोरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या क्या बनेगा, खाली स्थान दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है। बोरियम को कैसे लिखते हैं, Ba, क्लोराइड हो गया तो Cl2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड को हमसे कैसे लिखते हैं, Cl2 से। किससे अभिक्रिया है कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, इससे क्या बनेगा, ये खाली स्थान दे रखा है, प्लस HCl, ये आपको दे रखा है। आपको रिक्त स्थान भरना है। क्या क्या उपयोग हो गया है, 2 हाइड्रोजन यूज हो गए हैं, 2 Cl यूज हो गए हैं, बचा क्या, केवल BaSO4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मतलब इस तरीके से भी आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त होता है। पहले में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए और इससे हम जिप्सम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2, ये आपका क्या है, जिप्सम का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4.12H2, इसमें पानी का कण कितना है, आधा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। अब बनाने की विधि देखिए, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, इस पे 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जब गर्म करेंगे तो जो पानी के कण है वो उड़ जाएंगे, कितना रहेगा, केवल आधा रह जाएगा, मतलब 1.5 जो भाग है पानी का वो गर्म करने पर उड़ जाएगा। तो इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या एक चीज़ और देखिएगा, आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 373 लिखा हुआ है केल्विन। अब आपको पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन। अब बोल रहा है, अगर पैसे प्रश्न 1 नंबर में आ जाता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आप केल्विन में बदलिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में बदलिए। तो कैसे करेंगे, 0 डिग्री का मान कितना है, 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 283 डिग्री केल्विन। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि डिग्री से सेंटीग्रेड से डिग्री केल्विन में बदलिए, तो आप ऐसा करेंगे। इसका उल्टा आ गया कि केल्विन दे रखा है और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो उतना में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहीं पे ले लिए 373 दे रखा है, इसमें बोला कि 373 डिग्री केल्विन को किस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस में बदल दिए। तो उसमें क्या करेंगे आप, 373 डिग्री
केल्विन माइनस का 273। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री केल्विन का मान कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है। तो कितना बचेगा 100। ये तो आपका ये बदल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो एक पंथ दो काज हो गया, आपको बदलने की क्रिया ही पता चल गई कि केल्विन से सेंटीग्रेड कैसे बदलते हैं और सेंटीग्रेड से केल्विन कैसे बदलते हैं। ये आप याद रखना। तो हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर से हमसे क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बनाने की विधि हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इस सूत्र को आप याद रखना, इस समीकरण को। अब इसका गुणधर्म क्या है? गुणधर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। जो आपने जो देखा होगा प्लास्टर लिखा हुआ है, जो आपके हाथ में जब चोट लग जाती है, किसी का हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो हम प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। जिसे हम और दूसरे नाम से पीओपी नाम से ही बोलते हैं। जो आप देखा होगा घर में जब डिजाइन बनती है ऊपर सीलिंग पर, तो वो पीओपी क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। तो ये आप किस में दे सकते हैं? ये आप उसके उपयोग में दे सकते हैं, इसके ये चीज़ें, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो 373 से उच्च ताप पर करने पर निर्जल मतलब उसमें से जो जल के कण है वो उड़ जाते हैं, CuSO4 में बदल जाता है। ये आप समीकरण 7 में लिख दीजिएगा। CuSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2O को हम गर्म करेंगे तो CuSO4 डॉट हाफ H2O होगा और 2H2O, ठीक है, हाफ H2O हो जाएगा ये। फिर आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब हमें दूसरा प्रश्न था ना कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या उत्पन्न करना था? जिप्सम बनाना था। तो कैसे करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करेंगे? पहले वाले में क्या था? जल उड़ रहा था। अब हम इसमें जल को देंगे तभी तो जल के कण जुड़ेंगे और फिर इससे जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। देखो यहाँ पे CuSO4 डॉट H2O, क्योंकि यहाँ पे अब 2 लगा दिए हैं ना, इसलिए जो आधा हिस्सा था वो आधे को जब 2 से गुणा करोगे बचेगा 1 बचेगा ना, तो वही है। यहाँ पे केवल H2O आ गया। अगर यहाँ पे हम 2 नहीं लगाते तो हम क्या लिखते? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या होता? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो 2CaSO4 डॉट H2O को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो और गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जिप्सम हो गया। अब इसके उपयोग, एक तो उपयोग मैंने बताया था कि किस में होता है ये आपका ऊपर सजाने डिजाइन बनाने में घर में, ठीक है। मूर्तियाँ बनाने में, मूर्ति भी पीओपी की बनती हैं। तो पहला क्या है? शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, ठीक है। दूसरा सांचे या मॉडल बनाने में, जो सांचा या मॉडल वो एक घर के ऊपर डिजाइन बनाने में मॉडल तो है एक तरीके से। और तीसरा मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब हम चौथा प्रश्न डिस्कस करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में क्या बोला है? क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एथेनोइक अम्ल होता क्या है। जब केवल एक कार्बन होगा, ठीक है, तो मैथ लिखेंगे, ठीक है, मैथ। जब 2 कार्बन के कण होंगे, जब 2 कार्बन होंगे तो हो जाएगा एथ, ठीक है। और जब 3 होंगे तो ऐसे ही प्रॉप हो जाएगा, प्रोपेन। जैसे एक होता है तो मीथेन होता है, 2 कार्बन होंगे तो आपका ईथेन हो जाएगा, 3 होंगे तो प्रोपेन होगा, 4 होंगे तो ब्यूटेन होगा, 5 होंगे तो पैंथेन, ठीक है, पैंटेन। तो यहाँ पे बोला गया है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक को कैसे लिखेंगे? CH3 प्लस COOH। ये OOH COOH जब ग्रुप लग जाता है, समूह लगता है, तो ये क्या बन जाता है? ओइक अम्ल। क्या हो जाता है? ओइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन दे रखे हैं तो इथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है।
तो इथेनोइक अम्ल का ये आपका हो गया इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और किससे अभिक्रिया करना है ऐसे, हम पहले क्या है एथेनॉल बोला है, एथेनॉल मतलब 2 कार्बन, ऑल मतलब यहाँ पे OH समूह लगेगा, कौन सा आल जब लगा होता है नाल, जब आल आखिरी में लगा होगा तो OH समूह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इथेनोइक अम्ल की इथेनॉल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COO C2H5, ठीक है। C2H5 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, दो यहाँ से एक OH यहाँ से उठ जाएगा और एक H यहाँ से बन जाएगा, H प्लस OH मिलकर क्या हो गया, ये क्या हो गया पानी H2O, ठीक है। समझ आया पहला। अब दूसरा है ऐसे ही, जब दूसरे में क्या बोला है कि एथेनोइक अम्ल की जब किससे अभिक्रिया हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखेंगे। तो इथेनोइक अम्ल की जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा CH3OO, मतलब आखिरी का H हट जाएगा, उसकी जगह क्या जाएगा Na। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आखिरी का H हट गया था और उसके साथ क्या जुड़ गया था, C2H5 जुड़ गया था। तो पहली जो समीकरण थे उसी तरीके से ये भी हो जाएगी। तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या हो रहा है, इथेनोइक अम्ल की किससे अभिक्रिया हो रही है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे Na2CO3, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ देखिए क्या करना है, CH3COOH जैसे लिख रहा है वैसे सिंपल लिखते हैं, बाद में उसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। Na2CO3 तो इससे क्या बनेगा, सिंपल पहले लिख दिए CH3COOH हटेगा और क्या आ जाएगा Na आ जाएगा, जैसे हम पहले करते चले आए थे, Na लगा दीजिए। अब क्या बच रहा है, यहाँ आपका एक H बच रहा है और यहाँ पे CO3 है, तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए CO2, और क्या बनेगा, और क्या बनता था, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं CH3COOH प्लस Na2CO3, क्या क्या बनता है, ये चीज़ उठाइए और ये चीज़ उठाइए, CH3COO Na इतना लिख दिया आपने, प्लस पानी बनेगा ज़रूर, पानी बना दीजिए। अब क्या बच रहा, केवल यहाँ से एक H उठ गया, दो ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन उठ गया, बचा केवल CO2, तो ये आपका बन जाएगा। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 Na हैं तो यहाँ पे 1 Na, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस कर दिए 2। अब कार्बन कितने हो गए 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3, ठीक है। तो 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस हो गए, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे भी 1 यहाँ है और 1 1 3 कार्बन बैलेंस हो गए। अब देख लिए क्या बचा है, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं 2 3 यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं अभी 2, ठीक है। तो इसको अब बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। अब 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए और 6 हाइड्रोजन नीचे भी हो गए, ठीक है। तो यह बैलेंस हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक समूह के सूत्र लिखिए। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, जो ग्रुप लगेगा, समूह लगेगा, एल्कोहल में क्या लगता है OH, एल्डिहाइड में क्या लगता है CHO, कीटोन में क्या लगता है C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह मतलब ये COOH, इसको याद रखिएगा। इसके लिए अगर कुछ कंपाउंड लिखा होगा तो बाद में क्या लिखा होगा आल, जहाँ पे दिख रहा होगा आल तो मतलब क्या है वो OH समूह है, जब अल दिखे तो क्या हो जाएगा वो CHO मतलब एल्डिहाइड,
समूह हो जाएगा। जैसे मिथेनल, आखिर में अल की आवाज़ आ रही है ना, तो CHO ग्रुप होगा। अब बोला गया है कीटोन, ओन की आवाज़ आए, मिथेनोन बोला है, ओन आ रहा है ना शब्द, क्या आ रहा है, ओन जब आएगा तो आपका हो जाएगा वो कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, कीटोनिक समूह। और जब आखिरी में आपके क्या आ रहा हो, ओइक का आवाज़ आ रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, इथेनोइक, ओइक आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ओइक अम्ल। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे COOH समूह लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ सामने आ रही होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको IUPAC नाम लिखने हैं सबके। ठीक है, लिखते हैं। पहला क्या है, देखिए क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, COOH, मतलब ओइक लिख के आएगा। कितने कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो मतलब क्या होगा, 2 कार्बन है, इथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल। ये आपका IUPAC नेम हो गया पहले वाले का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल। दूसरा क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, समूह, ये बताया था मैंने आपको, CHO लिखा है। CHO लिखा है मतलब आखिरी में अल होगा। कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या जाएगा, मैथेनल। क्या हो जाएगा, मैथेनल। ये देखिए लिखा है, अल आ रहा है आखिरी में। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, HCOOH, कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या जाएगा, मैथेनोइक, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, सब आसान है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ आप कीवर्ड याद रखेंगे तो सब आसान ही होगा। अब चौथा देखिए क्या है, आप अपना गैस करिए क्या होगा, ये OH है, तो मतलब आएगा आखिरी में अल। कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या जाएगा, मैथेनॉल। क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। देखिए मैथेनॉल लिखा है यहाँ पे, ये देखिए मैथेनॉल। अब भाई ये पांचवा, अब इस पर आपको ध्यान रखना है, इसमें जब डबल बॉन्ड आ जाता है, कौन सा, डबल बॉन्ड आया, तो वहाँ से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये लिखा है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3। पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 लिखिए। ठीक है, फिर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्रो। जब डबल बॉन्ड आता है तो आखिरी में क्या लगता है, ईन आ जाता है, ईन। ठीक है, तो प्रो ईन हो जाता है, ईन, तो क्या हो जाएगा, एक प्रोपीन। ठीक है, तो ये आपका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिखा नहीं है, अगर एक लिखेंगे तो टीचर को पता चलेगा कि बच्चे को आता है। यहाँ पे एक प्रोपीन लिख दिए, मतलब एक नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ से फिर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक प्रो, ई, यहाँ पे आइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, आइन। क्या लिखेंगे, जब ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो आखिरी में क्या आता है, आइन। डबल बॉन्ड होगा तो ईन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन, सॉरी ये होगा ऐसा, एन। ठीक है, या सिंगल बॉन्ड होगा तो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ऐसे हम, 1 2 3, तो 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, अब आते हैं हम छठे पर, सातवें पर। सातवां क्या है,
1 2 3 4, 4 कार्बन है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए। हम करते हैं इधर से, 1 2 3 4, इतना समझ में आया, नंबरिंग कर ली। अब दूसरा काम क्या है, अब हम इसका नामकरण करेंगे। 1 पे आ रहा है और कितने नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड तीसरे जुड़ा हुआ है ना ये, 1,3 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड 2 है तो इसे लिखेंगे, और 4 कार्बन तो लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट, ये यहाँ पे है ब्यूटा। और क्यों यहाँ पे डाइन लिखेंगे, ब्यूटा डाइइन। क्यों डाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे थे, एक ये आ रहा था और एक ये आ रहा था, इसलिए 2 के लिखेंगे डा। ठीक है, ब्यूटा डाइन। समझ आया। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, इसकी हमने नंबरिंग करी। कहाँ से, इसकी नंबरिंग करी है हमने यहाँ से, 1 2 3 4। फिर क्या किया, नंबरिंग करने के बाद कौन कौन से नंबर पर, इस नंबर पे आया था पहले नंबर पर, तीसरा नंबर, तो पहला तीसरा लिख दिया। फिर कितने कार्बन थे यहाँ पे, 4 थे, तो हमने लिखा ब्यूट। पहले हमने लिखा ब्यूट, ब्यूटा। लेकिन साथ में क्या है, 2 डबल बॉन्ड थे, तो इसलिए हमने डा लगाना पड़ेगा, डाई। ठीक है, डाई, डाई का मतलब होता है 2। और कौन सा, जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं हम, ईन लिखते हैं। तो ब्यूटा डाई मतलब 2, और कितने हैं, और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ईन लगा दिया, तो ब्यूटा डाई ईन। ठीक है, समझ आया। अब 8वां देखिए, 8वां क्या है, 8वां लिखा है ये, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो। हम करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, हो गया नंबरिंग, नंबरिंग कर दी। अब हमने देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे आया तो 2 लिख दो, 2 लिख दिया। अब लिख दो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो फिर से करेंगे ब्यूटा, ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ईन, ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए, आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, तो 2 ब्यूटीन हो गया। लास्ट में देखिए क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सीधे सीधे नामकरण हो गया, इसमें कुछ नंबरिंग नहीं करनी है, बस गिन लेने कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन, 4। तो देखिए यू, सिंगल बॉन्ड होता है क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना, तो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, समझ आया। देखिए क्या लिखा है, ब्यूटेन। तो ये आपके उत्तर हो गए 9। तो याद रखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जब सी डबल बॉन्ड ओ लगा हो तो ओइक अम्ल, CHO लगा हो तो अल, और जब OH लगा हो तो आल आएगा आखिरी में, जब डबल बॉन्ड लगा हो तो ईन हो जाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन हो जाएगा। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड ओ लगा हो तो ओन हो जाएगा। अब आपको शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 प्रश्न। मस्त तैयारी करिए बिना प्रेशर के। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।